नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूँ ज्योति मलिक। आज है 15 जनवरी 2021। इस शो को आप radioudan.com पर हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक सुनते हैं और इसे YouTube पर भी सुना जा सकता है। रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के मकसद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा मकसद है आपको डिसेबिलिटी रिलेटेड अपडेट्स पहुंचाना और प्रोग्राम की शुरुआत में, जैसे कि आप जानते हैं, होंगे वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस और फिर सुनेंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। आर ओपिनियन सेगमेंट में हम दानिश महाजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे। प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस की ओर। पंजाब में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने किसानों की सॉलिडारिटी में 15 किलोमीटर का मार्च निकाला। किसानों के साथ खड़े होने का दिया भरोसा। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने लिखी सरकार को चिट्ठी, कहा वैक्सीन में विजुअली इंपेयर्ड को दी जाए प्राथमिकता। एग्जेम्प्टेड व्हीकल्स के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पोर्टल किया लॉन्च। अब ऑनलाइन रेडियो फ्रीक्वेंसी अनेबल्ड फास्टैग की सुविधा मिलेगी। पंजाब स्कूल के एजुकेशन मिनिस्ट्री की बड़ी पहल, डिसेबल्ड टीचर्स और प्रिंसिपल्स को दिया जा रहा है अप्रिसिएशन लेटर। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने दिल्ली गवर्नमेंट को किया रेकमेंड इंटरसेक्स चिल्ड्रन की सेक्स नॉर्मलाइजिंग सर्जरी पर लगाई जाए रोक। एक्सेस ऑफ होप ऑर्गेनाइजेशन अब मुंबई की 2 सड़कें हनुमान रोड और नेहरू रोड को बना रही है एक्सेसिबल। अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश तो आपके लिए हम बताएंगे बुलेटिन में किस कोर्स को कर सकते हैं ज्वाइन। खबरें कुछ और भी होंगी। समय है एक छोटे से ब्रेक पर जाने का। सुनेंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। इस छोटे से ब्रेक के बाद सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार मित्रों, एनएबी इंडिया मुंबई में हमारे युवा साथियों के कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स 3 माह के ड्यूरेशन का शुरू किया गया है, जिसमें मुख्यतः बेसिक कंप्यूटर कोर्स और कुछ सॉफ्ट स्किल्स में आपको ट्रेंड किया जाता है। इसके अलावा MSCIT का डिप्लोमा भी प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप एनएबी इंडिया के टेलीफोन क्रमांक 022 24 93 5365 अथवा 5370 पर संपर्क कर नए बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी नैब इंडिया अन्य कई कोर्सेज समय समय पर छोटे ड्यूरेशंस के चलाता है। उनका लाभ आप अपने निकट के दृष्टिबाधित युवाओं को प्रदान कराएं। मैं दिलराज कौर, प्लेबैक सिंगर, बात कर रही हूँ आपसे। आप रेडियो उड़ान सुन रहे हैं। आई एम दिलराज कौर एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ, हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार, कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए। जब से कंप्यूटर आया ना, ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल, तेरा नंबर आ गया। ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता।
ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूँ ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक से पहले आपने सुनी वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। अब समय है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का। आइए सुनते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया पोर्टल बनाया गया है उन व्हीकल्स के लिए जो पूरी तरह से एग्जम्प्टेड है टोल चार्जेस से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लाजास में। तो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एग्जम्प्टेड हैं टोल चार्जेस से, उनके लिए पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल www.exemptedfastag.nhai.org। वहां पे रजिस्टर करेंगे तो उन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी अनेबल्ड फास्टैग कार्ड दिए जाएंगे, तो उन्हें किसी भी टोल प्लाजा पर रोका नहीं जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की और अगली न्यूज आ रही है मुंबई से। जस्मीना खन्ना, जिनको सेरेब्रल पॉल्जी है और डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है एक्सेस ऑफ होप। उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन अपने दोस्त और फिजियोथेरेपिस्ट संकेत से मिलकर बनाई है। इसका काम है मुंबई को एक्सेसिबल बनाना और इसके साथ साथ भारत को एक्सेसिबल बनाना। उनको सेरेब्रल पॉल्सी है। उनके मन में आया कि बहुत बार उनका दिल करता था कि वो पार्क में जाएं, लेकिन चीजें इनएक्सेसिबल होने के कारण वो नहीं जा पाती थी और अपनी बालकनी से ही उन्हें एंजॉय करना पड़ता था। फिर उनको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्यों ये शहर एक्सेसिबल नहीं है, जबकि भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं पूरे देश को एक्सेसिबल बनाना है। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त से बात की, एक्सेस ऑफ होप ऑर्गेनाइजेशन बनाई। फिर उन्होंने वहां के असिस्टेंट कमिश्नर से बात की, उन्हें बताया कि कैसे हम चीजों को एक्सेसिबल बना सकते हैं। उनका मेन फोकस मुंबई के फुटपाथ्स को एक्सेसिबल बनाना है, रोड्स को एक्सेसिबल बनाना है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब वो नहीं कि 4 जगह रैंप बना दिए, बस उनका कहना है कि एक्सेसिबिलिटी पूरी तरह से होनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी है एक बार चीजें एक्सेसिबल बनाने के बाद उसकी फंक्शनिंग के ऊपर ध्यान देना, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। मुंबई की ही एक जानी मानी जो एक्सेसिबिलिटी डिजाइनर हैं पारुल, उनका कहना है कि लोग हमेशा रैंप बना के उसे एक्सेसिबिलिटी का नाम दे देते हैं, जबकि टेक्टाइल पाथ, ऑल्टरनेटिव साइनेज, ऑडियो फैसिलिटी और जब भी एक्सेसिबिलिटी की बात आती है वो सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड और ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड पर आके खत्म हो जाती है। हम कभी भी नहीं सोचते कि पर्सन्स विद डायलेक्सिया की क्या नीड है, पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की क्या नीड है। तो हमें अगर चीजों को एक्सेसिबल बनाना है तो सबकी ओर ध्यान देके सोचना पड़ेगा। हमें साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा दी गई तमाम गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। बहरहाल एक्सेस ऑफ होप ने नेहरू रोड और हनुमान रोड की जिम्मेवारी ली है कि उसको पहले पूरी तरह से एक्सेसिबल बनाया जाएगा, उसके बाद उनका मिशन कंटिन्यू रहेगा। यह एक और खबर ट्रिब्यून के माध्यम से पंजाब से ही आ रही है, जहां पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट एक एग्जाम्पल सेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी कृष्ण कुमार जी पंजाब में जो पंजाब सरकार के अंतर्गत स्कूल आते हैं उनमें जो डिसेबल्ड टीचर्स और प्रिंसिपल हैं उनको अप्रिशिएशन लेटर्स बांटते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, पिछले दिनों में उन्होंने अबोहर जाकर कुछ स्कूलों में डिसेबल्ड टीचर्स और प्रिंसिपल को अप्रिशिएशन लेटर्स बांटे। इसका मकसद डिसेबल्ड टीचर्स और प्रिंसिपल को मोटिवेट करना था और इंस्पायर करना था। इस लेटर में कुछ इस तरह से लिखा गया है कि आप हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। इन स्कूलों में क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करके आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से अदा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप फ्यूचर में भी ऐसा काम करते रहेंगे। साथ साथ लुधियाना में भी कुछ विजुअली इम्पेयर्ड टीचर्स को ये अप्रिशिएशन लेटर्स बांटी गई है। इसे एक अच्छी मूव माना जा रहा है और ये एक एग्जाम्पल सेट की जा रही है ताकि डिसेबल्ड टीचर्स और प्रिंसिपल्स अच्छे से काम कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर ट्रिब्यून के माध्यम से आ रही है। ये 6 तारीख की खबर है, जिसमें बताया गया है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए काम कर रही हैं
उन्होंने 15 किलोमीटर लंबी एक रेस कम चेतना मार्च निकाला है किसानों के हक में। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राजेश मोहन का कहना था कि लुई ब्रेल की डेथ एनिवर्सरी पर जिन्होंने ब्रेल को क्रिएट किया, जिन्होंने एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट किया जिसके माध्यम से विजुअली इंपेयर्ड लोग लिख सकते हैं, हमने बजाय इसके कि वेबिनार को होस्ट किया जाए, हमने इस बार सोचा कि एक चेतना मार्च निकाला जाए किसानों के साथ सॉलिडेरिटी व्यक्त करने के लिए। दूसरी तरफ एक और शख्स का कहना था कि उन्होंने अपनी सपोर्ट किसानों को दी है। किसानों से बिना बात किए सेंटर ने लॉ पास किए हैं। सेंटर को चाहिए था किसानों से बात करके लॉ पास किया जाए। तो तमाम विजुअली इंपेयर्ड लोगों ने इस मार्च को निकाला है किसानों की सपोर्ट के लिए। इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि हर बार कहा जाता था कि विजुअली इंपेयर्ड लोग मेन स्ट्रीम इश्यूज में भाग नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रयास है मुख्य धारा से जुड़ने का भी। रियल लेवल स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जी हाँ, अगर आप एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है और आपकी इंग्लिश जो है स्पोकन इंग्लिश है वो वीक है, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज के समय में स्पोकन इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश में कहीं ना कहीं लैग करते हैं तो आपको इंग्लिश पे काम करने की जरूरत है और इसीलिए ये कोर्स आ गया है। इस कोर्स में आप सीख पाएंगे इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आप बोल पाएंगे इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ये कोर्स होगा ऑनलाइन, पर कुछ एक पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान देना होगा। पहली बात ये है कि आप इस कोर्स में अपनी कैपेबिलिटी, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीखेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको कोई भी अगर आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है इंग्लिश को लेके, तो इसके लिए ये जो प्रोफेशनल्स है कोर्स के वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि कोर्स पेड होगा और आप पे करके ही कोर्स का हिस्सा बन पाएंगे। चौथा पॉइंट ये है कि कोर्स करने के बाद आपको कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। और पांचवा पॉइंट ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक्निकल इश्यू की, अगर सीखते सीखते कोर्स आपकी तरफ आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जो कोर्स के प्रोफेशनल्स हैं उनका उस चीज से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सभी पॉइंट्स आपको अग्री करने होंगे और साथ ही आपको फीस भरनी होगी 399 रुपीज की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जो डिटेल्स हैं अपनी भर दीजिए गूगल फॉर्म में। गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो इस शो के यानी कि कम्युनिटी कलर्स के शो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए या कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, पर याद रखिए आप रजिस्टर कर सकते हैं सिर्फ 20 जनवरी से पहले। तो जल्दी से अपने आपको एनरोल कीजिए क्योंकि ये क्लास स्पोकन इंग्लिश क्लास स्टार्ट होएगी 23 जनवरी 2021 को। तो अभी के लिए अगर आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 8104206142 8104206142 और आप ईमेल भी कर सकते हैं uniquemind.h@gmail.com uniquemind.h@gmail.com। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्वतंत्रता भवन से एक दिव्यांग व्हील चेयर रेस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह आयोजन अंशजल फाउंडेशन व पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी के संयोजन से किया गया। इस आयोजन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले बंसल पटेल को 5,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले कृष्णा को 3,000 रुपए व तृतीय पुरस्कार प्रदान करने वाले अनिल यादव को 2,000 रुपए की नकद राशि प्रदान की गई। यह पुरस्कार स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती द्वारा प्रदान किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है व दिव्यांग इसके लिए स्वयं जिम्मेवार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में जीत व हार मायने नहीं रखती, बल्कि इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करना सबसे बड़ी बात होती है। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजेश मिश्रा व BHU प्रवक्ता डॉक्टर आनंद चौधरी समेत अनेक महानुभावों ने शिरकत की।
अगले माह पंजाब में दिव्यांगों का IPL होना है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के भी 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। लेकिन खेद की बात यह है कि स्पोर्ट्स व्हीलचेयर न होने के कारण ये लोग इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पा रहे हैं। स्पोर्ट्स व्हीलचेयर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शहजाद अली व अन्य कई क्रिकेटर जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने इस संबंध में शिकायत की। उन्होंने VM से शिकायत की कि वे उन्हें भी इस प्रकार की व्हीलचेयर प्रदान करवाएं ताकि वे खेल सकें। VM श्री पवन कुमार ने खेल अधिकारी जोसेफ तक्षरा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कोई भी फंड खेल विभाग की ओर से नहीं आता है, लेकिन वे फिर भी भोपाल से पता लगाकर इस संबंध में मदद करवाएंगे। व्हीलचेयर वेलफेयर एसोसिएशन से शहजाद अली ने बताया कि उनके प्रदेश में दिव्यांगों के लिए खेल के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। उन्होंने बताया कि जो व्हीलचेयर वे मांग रहे हैं उसकी कीमत 50,000 रुपए की है। हालांकि इससे महंगी भी व्हीलचेयर्स उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब के पश्चात फरवरी व मार्च में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी अनेक टूर्नामेंट्स होने हैं, लेकिन यदि उनके पास व्हीलचेयर नहीं हुई तो वे इन टूर्नामेंट्स में नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने यही भी बताया कि पहले प्रदान की गई व्हीलचेयर्स को मॉडिफाइड कर खेलने लायक तो बनाया गया है, लेकिन उनके अभी भी गिरने व लगने का खतरा है। इसलिए हम प्रशासन व सरकार से इस संबंध में मदद मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस संदर्भ में जनप्रतिनिधियों के पास भी जाएंगे। बिहार के मधुबनी जिले में हैवानियत का नंगा नाच देखने को मिला। मधुबनी जिले के हरलाकी थाना क्षेत्र में बोलने व सुनने से अक्षम एक दिव्यांग युवती का सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। आपको बता दें कि 17 वर्षीय यह युवती चारा व जलावन के लिए लकड़ी लेने के लिए जब पास के गांव मनोहरपुर गई, नदी किनारे उसका दुष्कर्म हुआ। कुछ दरिंदों ने उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाया और अपनी पहचान छिपाने के लिए लकड़ी घुसाकर उसकी आंखें फोड़ दी ताकि वह उन्हें पहचान न सके। लड़की की हालत दरभंगा मेडिकल कॉलेज में गंभीर बनी हुई है। बहुत देर तक किशोरी के न लौटने पर जब उसकी तलाश की गई तो उसे नदी किनारे एक बागीचे में नग्न अवस्था में लहूलुहान बेहोश पाया गया। प्राथमिक उपचार के पश्चात डॉक्टर अजीत सिंह ने उसे मधुबनी सदर अस्पताल रेफर किया, जहां से उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां लड़की की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि लकड़ी घुसाकर किशोरी की एक आंख पूरी तरह फोड़ दी गई है और दूसरी आंख से भी रोशनी जाने का खतरा है। परिजनों की शिकायत पर एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे लड़की के परिजनों ने जब वे लड़की की तलाश कर रहे थे तो उसे नदी की ओर से आते हुए देखा था और उसके शरीर पर गेहूं, घास व खून के चिन्ह पाए गए हैं। आपको बता दें कि लड़की के चेहरे पर भी बहुत बड़े घावों के चिन्ह पाए गए हैं। थाना अध्यक्ष श्री प्रेमलाल पासवान का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है और गिरफ्तार किए गए आरोपी से अन्य आरोपियों के नाम पूछे जा रहे हैं। दीप स्तंभ फाउंडेशन, जो एक लंबे समय से दिव्यांगों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, अपने संस्थानों में दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। आपको बता दें कि यह संस्था महाराष्ट्र के जलगांव व पुणे क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसके साथ साथ ऑनलाइन क्षेत्र की बात की जाए तो यह संस्था देश के लगभग 20 राज्यों में विभिन्न कैटेगरीज के अंतर्गत ऑनलाइन कोर्सेज करवाती है, जिनमें दृष्टिबाधितों के लिए तथा शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, ऑर्फन्स और इकोनॉमिकल वीकर कैटेगरीज के लिए कोर्सेज शामिल होते हैं। इन कोर्सेज में RBI, बैंकिंग, SSC, UPSC आदि कम्पेटिटिव परीक्षाओं के लिए कोर्सेज को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार दीप स्तंभ फाउंडेशन जलगांव व पुणे संस्थानों में ऑनलाइन व ऑफलाइन कोर्सेज के लिए आवेदन आमंत्रित करती है, जिनमें दृष्टिबाधितों के लिए मोबाइल व लैपटॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट आदि कोर्सेज आयोजित किए जाएंगे। इन कोर्सेज में प्रतिभागिता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। दिव्यांगों के लिए 40% से अधिक दिव्यांगता होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि सभी प्रतिभागी जो इस संस्थान में दाखिला लेते हैं उनके लिए 12th पास होना अनिवार्य है। यह कोर्स निम्न फीचर्स प्रदान करता है। 1, सभी कोर्सेज हिंदी, अंग्रेजी व मराठी माध्यम से होंगे।
2. इन कोर्सेज में स्टडी मटेरियल टेक्स्ट के साथ प्रदान किया जाएगा। दृष्टिबाधितों के लिए इन कोर्सेज में टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग जैसा कि मोबाइल, लैपटॉप्स आदि का संचालन शामिल है। इंडिविजुअल व ग्रुप काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि विशेष विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से ट्रेंड शिक्षकों का स्टाफ उपलब्ध रहेगा। जो विद्यार्थी इन कोर्सेज के लिए फी पे करना चाहते हैं उसे डोनेशन के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि रेगुलर ऑफलाइन कोर्सेज पुणे व जलगांव में उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 8249027482। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट द्वारा दिल्ली सरकार को यह निर्देशित किया गया है कि वह सिलेक्टिव सेक्स सर्जरीज को तब तक के लिए बैन करे जब तक उन बच्चों की जान को खतरा नहीं होता। दिल्ली कमीशन द्वारा दिल्ली सरकार को यह कहा गया है कि इंटरसेक्स बच्चों के लिए अगर इन सर्जरीज की जरूरत होती है तो उससे पहले फैमिलीज का फुल सपोर्ट और इजाजत लेना जरूरी होना चाहिए। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के प्रेसिडेंट प्रोफेसर अनिल कुमार अनेजा द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन में दिव्यांगजनों को विशेष रूप से दृष्टिबाधितों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। अब समय है आर ओपिनियन सेगमेंट का। आइए चलते हैं दानिश महाजन के पास। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिसेबिलिटीज और स्पोर्ट्स पर बहुत कम बात होती है, तो टेलीग्राफ में एक आर्टिकल आया, मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ वो शेयर करना चाहिए। भारत में क्या डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? इस आर्टिकल के माध्यम से बताया जा रहा है जी हाँ, कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से प्रमुख हैं जैसे कि ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स बनाया जा रहा है। नंबर 2, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री खेलो इंडिया एक कैंपेन चला रही है जिसके अंतर्गत वो 83.7 लाख रुपया खर्च करेगी डिसेबल्ड स्पोर्ट्स के ऊपर। तीसरा, इस बार आईपीएल में हमने देखा कि एक एजुकेशन टेक फर्म ने दीपा मलिक को एक एड में फीचर किया जिसमें उन्हें भागते हुए दिखाया जा रहा है। टाइम्स एशिया में पैरालंपिक बैडमिंटन जो प्लेयर है मानसी जोशी, उनको फीचर किया गया। ब्लाइंड क्रिकेट का इंडिया में दिनों दिन फेमस होना, लोगों में इसको लेके रुचि का आना। क्या नहीं हो रहा है? इस आर्टिकल के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट को जितना पैसा स्पेंड करना चाहिए उतना नहीं किया जा रहा है। फिजिकल एजुकेशन में डिसेबिलिटीज को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। फिजिकल एजुकेशन को ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा गया है। इंडिया में पर्याप्त मात्रा में कोचेस का ना होना। अभी तक इंडिया में कौन कौन सी बॉडीज हैं, किस तरह के इवेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए होते हैं? पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को छोड़ दे तो 2 और बड़े इवेंट होते हैं, डेफ ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक। अगर पैरालंपिक की हम बात करें, 1968 से भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इस आर्टिकल के मुताबिक 10 ऑडिशन में हमने 12 मेडल हासिल किए हैं। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें एक अच्छी बात है कि अर्बन एरिया से जो प्लेयर आते हैं उन्हें ज्यादा मौका दिया जाता है, रूरल एरिया की जो रिप्रेजेंटेशन कम है। 93 एथलीट्स ने पिछले 30 सालों में भाग लिया है जिसमें सिर्फ 12 फीमेल्स हैं। तो ये इस इशू की ग्रेविटी को हमें बताता है। कैसे मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में हम डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को ला सकते हैं? उसके लिए बीसीसीआई से एक लंबे अरसे से ब्लाइंड क्रिकेट मांग कर रहा है कि उन्हें एफिलिएशन दे, वो मिलनी चाहिए। स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन को मैंडेटरी बनाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। एक अच्छी धनराशि उन्हें देनी चाहिए। खेलो इंडिया जैसे कैंपेन्स को और बढ़ाना चाहिए, पूरे देश में चलाना चाहिए और इस पे जो फंड रखा गया है उसको बढ़ाना चाहिए। यूएनओ क्या कहता है इसको लेके? यूएनओ का मानना है कि 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें अचीव करना, उसमें
एक इंक्लूसिव अप्रोच लाना जिसमें स्पोर्ट्स भी एक है। क्या भारत में अभी तक पर्याप्त काम किया गया है? अगर हम ब्रॉडली देखें तो अभी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के स्पोर्ट्स पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। हालांकि मीडिया में कवरेज बढ़ी है, लोग सेंसिटाइज हुए हैं, कुछ स्टेट्स ने धनराशि ज्यादा बढ़ाई है, लेकिन मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट को और वोकल होना पड़ेगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी स्पोर्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया में ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लेना चाहिए। तो ये एक अच्छा आर्टिकल था टेलीग्राफ का, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम डिसेबिलिटी और स्पोर्ट्स पर बात नहीं करते। एक और इम्पोर्टेंट बात, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो स्टिग्मा दूर करने में एक अहम रोल अदा करता है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे तो एक स्टिग्मा को दूर करने में बहुत हेल्प करेगा और लोगों को अवेयर करने में भी एक अहम रोल अदा करता है स्पोर्ट्स के माध्यम से खिलाड़ियों को भी बेनिफिट्स होते हैं, रिकॉग्निशन मिलती है, आपको धनराशि मिलती है, कई बार आपको जॉब्स प्रॉमिस किए जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप तंदुरुस्त रहते हैं और समाज को अपनी प्रतिभा से जागरूक करते हैं। तो इसको लेके हम सबको प्रयास करना चाहिए और स्पोर्ट्स में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को एनकरेज करना चाहिए। नमस्कार, अगली बार फिर और किसी और अच्छे आर्टिकल के साथ आपको मिलूंगा। धन्यवाद। समय है एक छोटे से ब्रेक पर जाने का। ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं करियर काउंसलिंग के बारे में और आज हमारे एक्सपर्ट होंगे आशीष सिंगला जी, जो कि हमें बताएंगे करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इन कस्टमर केयर सर्विस। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। करियर काउंसलिंग में आज हम बात करने वाले हैं कस्टमर सर्विस इन कॉर्पोरेट सेक्टर। कस्टमर सर्विस के बारे में आपने सुना होगा और बहुत बार हम जब कस्टमर सर्विस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं, जिनसे हम फोन पे बात करके अपना कोई भी सोल्यूशन लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की सर्विस हो। तो आज हमारे साथ
इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बात करने के लिए आशीष सिंगला जी हैं, जो खुद टेलीकॉम कंपनी में जनरल मैनेजर हैं, और उनसे हम जानेंगे कि कस्टमर सर्विस कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या स्कोप है इस जॉब का, और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए ये किस हद तक एक्सेसिबल है और पॉसिबल है कि उन्हें यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ज्योति जी। तो सबसे पहले आप मुझे ये क्लियर कीजिए कि कस्टमर सर्विस है क्या। अब मुझे तो जहाँ तक लगता है कि वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जहाँ पर हम हेल्प लेते हैं, फोन करके उनसे पूछते हैं कि कोई क्वेरी है, क्या वही है या और भी कुछ इसमें इंक्लूड होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है ज्योति। एक्चुअली कस्टमर सर्विस हम सबको यही लगता है कि जब हम कस्टमर सर्विस की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक वो एजेंट है या एक एग्जीक्यूटिव है जो आपकी कॉल लेता है जब आप किसी भी कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं, पर ऐसा नहीं है। कस्टमर सर्विस एज अ फील्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपनी का। जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बेचती है तो उसके दो पार्ट रहते हैं, एक होता है सेल्स करना और एक होता है सेल के बाद उस प्रोडक्ट की सर्विस देना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने एसी खरीदा तो वो आपने सेल्स टीम से हो सकता है खरीदा हो, जो भी उस कंपनी की सेल्स टीम है। बट जब उसके बाद उसमें कोई खराबी आई या उसकी इंस्टॉलेशन है या उसका डेमो है और ऐसा कुछ भी जो भी सेल के बाद का पार्ट है वो देखेगी सर्विस टीम, और वो आता है कस्टमर सर्विस में। अब कॉल सेंटर एक बहुत छोटा सा पार्ट है उसका, क्योंकि कॉल सेंटर सिर्फ वो जगह है जहां आप कॉल कर रहे हैं, बट जब आप कोई मेल लिखते हैं तो उस मेल का जो रिप्लाई कर रहा है वो भी कस्टमर सर्विस का ही रिप्रेजेंटेटिव है। आपने कोई ट्वीट किया या आपने उस कंपनी के इंस्टा हैंडल पे कुछ लिखा, तो उन सभी को जो भी रिप्लाई कर रहा है वो सब कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स ही कर रहे हैं, यानी कस्टमर सर्विस की टीम कर रही है। पर ये हुआ सिर्फ एक पार्ट जो कि डायरेक्ट डील कर रहे हैं। अब इनके लिए भी एक पूरा सेटअप है, एज एन के एजेंट्स, ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको कोई ना कोई ट्रेन करेगा, तो उसके लिए ट्रेनर्स हायर होते हैं। जो भी आप बातचीत करते हैं, अगर आपको ध्यान हो, जब आप कॉल करते हैं तो एक चीज बोली जाती है कि ये कॉल ऑडिट और ट्रेनिंग के पर्पस से रिकॉर्ड की जा रही है। इसका मतलब है कि जो भी आप कॉल कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करके उसको सुना जाता है कि उसमें कुछ गलत तो नहीं कहा गया, तो वो जो सुनते हैं उनको हम ऑडिटर कहते हैं। तो वो भी एक प्रोफाइल है। जो लोग वहां पे आ रहे हैं कि जिनके हमें 100 एग्जीक्यूटिव्स चाहिए कॉल्स लेने के लिए, तो उन 100 एग्जीक्यूटिव्स की छुट्टियां मेंटेन करनी, वो कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, कौन सी शिफ्ट में आएंगे, उस सारे को मैनेज करने के लिए होती है WFM, यानी वर्कफोर्स मैनेजमेंट टीम। तो वो भी एक काम है। इतने बड़े जहां पे 200, 300, 400 लोग काम करते हैं, उन पूरे को मैनेज करने के लिए, उनकी हायरिंग को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चाहिए होता है। वो HR देखेगा। उसके अलावा उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव टीम्स चाहिए होती हैं, टीम लीडर्स चाहिए होते हैं, मैनेजर्स चाहिए होते हैं। तो ये सिर्फ एक प्रोफाइल नहीं है। जब हम कस्टमर सर्विस की बात करते हैं तो ये बहुत सारी प्रोफाइल्स इकट्ठी होके एक डिपार्टमेंट बनाती हैं, जिसको हम कस्टमर सर्विस कहते हैं। ओके, तो अब ये समझ में आया कि कस्टमर सर्विस का बहुत बड़ा स्कोप है और काफी वाइड है ये फील्ड। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अपना माइंड बनाते हैं कि उन्हें कस्टमर सर्विस के तौर पर अपनी सर्विसेज देनी है, जॉब करनी है, तो आपने बहुत सी इसके अलग अलग डोमेन्स बता दिए। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? अच्छी बात ये है कस्टमर सर्विस के बारे में कि ज्योति बहुत ही बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ आप ये वाली जॉब शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर कंपनीज में हम सोचते हैं कि बहुत ही बेसलाइन जॉब है। अगर हम एग्जीक्यूटिव लगते हैं किसी कंपनी में
तो हो सकता है कि वो आपको 10, 12, 15 हज़ार रुपया ही दें टू बिगिन विद, पर आप उसको एक अपॉर्चुनिटी मान के चलें। एक उसमें आपका जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि आप कॉल में दूसरी तरफ बैठे हैं और सामने वाला जो आपको कॉल कर रहा है उसको ये नहीं पता कि आप देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक कि आप उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं आप उनके लिए दुनिया के सबसे बढ़िया एग्जीक्यूटिव हैं। स्टार्टिंग अगर हम देखें क्वालिफिकेशन की तो बेसिक 12th या ग्रेजुएशन, ज्यादातर कंपनीज इस एंट्री लेवल से आपको कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव में हायर कर लेती हैं या कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर लेती हैं। ओके तो जैसे आगे बढ़ता जाता है, जैसे आपने कहा कि जो सीनियर्स होते हैं जो टीम को मैनेज करते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स होती हैं या फिर यहीं से ही उन्हें प्रमोशन लेकर जाना पड़ता है? ज्यादातर केसेस में आई वुड से मोर देन 90% ऑफ द केसेस ये वाली जो प्रोफाइल्स हैं ये IJP यानी इंटरनल जॉब प्रमोशन के थ्रू ही भरी जाती हैं, जहाँ पे कि आप प्रमोशन लेके आप एक एग्जीक्यूटिव की तरह बहुत अच्छा आपने काम किया 6 महीने 8 महीने, तो हो सकता है कि आपको प्रमोट कर दिया जाए। आप में मैनेजरियल स्किल अच्छे लगे तो आप टीम लीडर बन सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं कोई चीज, तो हो सकता है आप ट्रेनिंग में चले जाएं, या आप दूसरों की कॉल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम दूसरे की इंटरैक्शन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आप में ये स्किल है तो हो सकता है आप ऑडिट डिपार्टमेंट में यानी क्वालिटी डिपार्टमेंट में चले जाएं। तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो कि आप उसी जॉब में से आगे प्रमोशन पा सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी स्किल बेस्ड है, लाइक जो आपके अंदर स्किल है उसी के हिसाब से आप प्रमोशन ले सकते हैं या फिर अपना जॉब क्राइटेरिया चूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि आपने शुरू एक ही प्रोफाइल से किया, यानी जहाँ पे आप कस्टमर की क्वेरी रिजॉल्व कर रहे थे, पर ये चेंज करके आप अपनी मर्जी के अपने शौक के फील्ड में जा सकते हैं। इसी से ही एक और फील्ड जो ओपन होता है वो सेल्स का भी ओपन हो जाता है। अगर आप बहुत अच्छे से कस्टमर को कन्विंस कर पाते हैं नया प्रोडक्ट लेने के लिए, तो टिपिकली ज्योति मैं बताऊंगा कि जो एग्जीक्यूटिव अच्छी सेल करता है वो एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव जो सर्विस करता है उससे कहीं ज्यादा कमा भी सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो सेल्स की प्रोफाइल्स होती हैं वो इंसेंटिव बेस्ड हो जाती हैं। तो आप जितनी सेल करते हैं उतना आपको अच्छा इंसेंटिव या कमीशन बनता है, तो वो भी एक एवेन्यू आपके लिए ओपन हो जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स की बात करें तो यहाँ पर क्या चैलेंजेस हैं? क्या उन्हें इजीली जॉब मिल जाती है कॉर्पोरेट सेक्टर में? देखिए ज्योति, ये उतना ही आसान या उतना ही मुश्किल है जितना कि एक दूसरे या एक आम इंसान के लिए जॉब करना है। हाँ, थोड़ा सा चैलेंज है, पर ज्यादातर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आज की डेट में, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो इस चीज पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेट प्रेफरेबली नहीं करती। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेसिफिकली इन कॉर्पोरेट्स के साथ काम करके आपको जो कस्टमर सर्विस की जॉब है वो दिलवा देती हैं, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को, जो कि आपको स्पेसिफिक आपके जॉज या एनवीडीए के साथ ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद आप सीधा उस जॉब में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की डेट में थैंकफुली कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, कई ऐसे आई वुड से व्हाट कैन यू से कई एनजीओज हैं जो ये काम कर रहे हैं आपके लिए। तो जॉब पाना कस्टमर सर्विस में आज की डेट में बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। और निभाना भी मुश्किल नहीं है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? निभाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस एक चीज का ध्यान रखें, मेहनत के लिए बिल्कुल पीछे मत हटें, मेहनत पूरी मारनी पड़ेगी। हो सकता है कि अगर बाकी लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको 10 घंटे काम करना पड़े, पर ये जरूर है कि उसके बाद ग्रोथ में कोई भी आपकी बाधा नहीं आ सकती। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, मेहनत करने के लिए राजी हैं, तो ग्रोथ अनलिमिटेड है इस फील्ड में। ओके, तो ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं है, कोई स्पेसिफिक आपको डिप्लोमा या कोई डिग्री नहीं करनी है। जनरली आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है स्किल्स की, तो क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो एज अ कस्टमर सर्विस
कि किसी भी फील्ड में कह लें, एग्जीक्यूटिव से चले शुरुआत है, तो आगे बढ़ने के लिए क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो एक पर्सन में हो तो वो ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्किल है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आपके लिए ये जॉब बहुत ही एप्ट है, बहुत ही सूटेबल है। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स हों, आपके रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतने ही काम आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनीज को आज की डेट में ईमेल्स पे भी रिप्लाई करना होता है। तो अगर आपकी रिटन कम्युनिकेशन अच्छी है तो भी वो उतनी ही कारगर होगी, एंड स्पोकन कम्युनिकेशन तो होगी ही। ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में हो, क्योंकि सभी कंपनीज को मल्टीलिंगुअल लोग चाहिए होते हैं। तो अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज पे भी पूरा कमांड है तो भी आपके लिए ये जॉब बिल्कुल सही हो सकती है। तो पहली स्किल जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरा स्किल आई वुड से जो बहुत ज़रूरी है कस्टमर सर्विस में इज़ पेशेंस, क्योंकि आसान नहीं है। आई विल टेल यू, 7 या 8 घंटे आपको लगातार कस्टमर्स की कॉल्स सुननी होती हैं या उनसे बात करनी होती है। और ज़्यादातर केसेस में जो थी लोग खुशी के लिए कॉल नहीं करते हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होती है सर्विस में, कोई ना कोई समस्या आ रही होती है, तभी कॉल करते। कभी थैंक यू करने के लिए तो हम कभी भी किसी कंपनी को कॉल नहीं करते कि आपकी सर्विस बहुत अच्छी है इसलिए थैंक यू के लिए कॉल किया। तो आपको बहुत पोलाइट लोग भी मिलेंगे, कस्टमर्स मिलेंगे। बहुत मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इनफैक्ट मैंने खुद ने अपना करियर क्योंकि एक कॉल सेंटर से ही शुरू किया है, तो आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, पर बहुत ऐसे लोग भी मिलेंगे जो नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, हो सकता है वो अच्छे से आपसे बात भी ना करें। पर पेशेंस आपको बहुत चाहिए। आपको समझना है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो आपको एज अ पर्सन नहीं कहा जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है वो कंपनी की सर्विसेज को कहा जा रहा है। तो वो उसको पर्सनली नहीं लेके पेशेंस से उनकी क्वेरी को रिजॉल्व करना, वो एक स्किल है जो आपको ज़रूर चाहिए। तो ये दो तो बिल्कुल मेन स्किल्स हैं। बाकी जैसे मैंने पहले मेंशन किया, अगर आप में सेलिंग स्किल है कि आप किसी को कुछ नया प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, तो वो तो सोने पे सुहागा है। ओके, दैट्स ग्रेट। और आई थिंक कंप्यूटर स्किल्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती होगी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए, खास करके। वो तो खैर सभी के लिए, रीडर्स के साथ सभी के लिए है। यस, हाँ, क्योंकि कंप्यूटर के बिना तो अब जिंदगी है ही नहीं, क्योंकि आपने जो भी आपने काम करना है, जो कंपनी का प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो देखेंगे तो आप कंप्यूटर से ही, तो वो तो गोज विदाउट सेइंग। इसीलिए मैं उसको तो खैर आज की डेट में वो तो माना ही नहीं जाता। अलग ही बात है, बिल्कुल ये मैंडेटरी है। वो तो मैंडेटरी है, बिल्कुल सही। तो अब जैसे एक पर्सन है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, उसे जॉब लेनी है, किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्हें कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए? कैसे पता चलता है कि जॉब्स निकली हैं? या अब जैसे गवर्नमेंट है वो तो नोटिस निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है। प्राइवेट कंपनीज में क्या ऐसा कुछ होता है? कहाँ कांटेक्ट करना होता है? प्राइवेट कंपनीज के लिए जॉब पोर्टल्स हैं अवेलेबल, जैसे naukri.com या ऐसे कई monster.com, ऐसे कई सारे पोर्टल्स हैं जिन पे निकलती है। पर अच्छी बात यह है ज्योति कि कॉल सेंटर तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हमेशा ही आपको आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि वहां पे रिक्वायरमेंट ना हो। तो आप किसी भी कॉल सेंटर जो आपके घर के पास है, जो आपके लिए ज्यादा एक्सेसिबल है, आप वहां जाएं, अपना रेज्यूमे ड्रॉप कर दें, सिंपल बेसिक रेज्यूमे, और अपनी इंटरव्यू दें वहां पे, एंड मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। एंड जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे एनजीओज हैं जो स्पेसिफिकली इस चीज को केटर कर रहे हैं, एज एन विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। वो कंपनी से के साथ टाइप करते हैं, खुद ही ट्रेनिंग करवाते हैं और आपकी जॉब लगवाते हैं। तो आप इनमें से किसी भी एनजीओ के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक नाम ऐसा जो मेरे अभी दिमाग में आ रहा है, हाल ही में ये इनके जो संस्थापक हैं वो केबीसी में भी आए थे, कौन बनेगा करोड़पति में, इसलिए मेरे को मालूम है सार्थक करके एक एनजीओ है जो स्पेसिफिकली इसी फील्ड में काम कर रहा है। और ऐसे ही और भी 2-3 एनजीओ हैं जो इस फील्ड में ही काम कर रहे हैं। तो आप यू कैन गेट इन टच विद एनी वन ऑफ दीज, एंड आई एम श्योर आपको जॉब मिल सकती है इस सेक्टर में।
ओके, दैट्स ग्रेट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में जो आ रहा है, मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी। जहां तक सवाल है कंपनी के सॉफ्टवेयर्स की, तो क्या कंपनी हमें हेल्प करती है सॉफ्टवेयर्स को एक्सेसिबल बनाने में, या फिर जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करवाने में, तो या वहां पर हमें खुद एफर्ट करना होता है? कोई कॉपरेशन रहता है या हमें अपने आप से ही सब कुछ करना है वहां पर अपनी जगह बनाने के लिए? देखें, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा ज्योति। जैसे मैंने कहा कि ये जो एनजीओज काम कर रही हैं ऑलरेडी इस सेक्टर में, तो उन्होंने ये इंश्योर किया है कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक्सेसिबल हों, जॉज या एनवीडीए अवेलेबल हो। बाकी आई एम श्योर आप अगर कंपनी में जाते हैं, ज़्यादातर कंपनीज आपको ये प्रोवाइड करेंगी। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आपको जॉज या एनवीडीए प्रोवाइड करेंगी। अगर कोई लोकल कंपनी है आपके, कोई छोटा कॉल सेंटर है, आप उनके साथ ऑब्वियसली आप उनसे बात कर सकते हैं एंड यू कैन ऑलवेज टेल देम कि आप एनवीडीए, जो कि एक फ्री स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है जिसके लिए कि आपको पायरेटेड कोई ऐसा वो नहीं है, तो आप एनवीडीए अगर आप उनको कॉपी दे दें तो आई एम श्योर दे विल बी हैप्पी टू इंस्टॉल इट फॉर यू एज वेल। बट ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो उसके चलते डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती जस्ट बेसिस ऑन द सॉफ्टवेयर पार्ट। तो वो ज़्यादातर कंपनीज आपको वो वाला सॉफ्टवेयर खुद ही प्रोवाइड करेंगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बाकी स्पेसिफिक अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे गेट इन टच विद द राइट एनजीओ एंड दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट विद इट। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स उन्हें मिल गए होंगे जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये स्कोप बहुत ही ज्यादा है कस्टमर सर्विसेज में। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है पहली कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी पर हमने ऐसे बात की है जहां पर हमेशा ही अपॉर्चुनिटीज खुली रहती हैं। तो आई थिंक अवेयरनेस की कमी है। हम लोग अगर चाहें तो जॉब ले सकते हैं, और आई थिंक इसमें ग्रोथ भी बहुत रहेगी। जब आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, बात करते हैं दूसरों से, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बस एक जो और क्वेश्चन ये है कि लाइक अगर हम आसपास के किसी कॉल सेंटर में जाते हैं तो जनरली अवेयरनेस नहीं रहती है। अगर वो अवेयर नहीं हो तो फिर वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज पर ही रिलाय करना पड़ेगा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को ये जॉब लेने के लिए। ज़्यादातर हाँ, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में ऑलरेडी इस चीज़ की ट्रेनिंग और कल्चर डेवलप हो चुका होता है, तो थोड़ा आसान हो जाता है, मैं वो कहूँगा। बाकी आई एम श्योर जो थी 20 साल के करियर में मैं बहुत रेयरली, मुझे तो खैर याद ही नहीं आता कि कभी किसी ऐसे इंसान से मिला हूँ जिसने मुझे हेल्प ना किया हो। That's amazing. तो ऐसा होता नहीं है। आप जाएंगे, अप्रोच करेंगे और जब बताएंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, देखें कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। आप अगर उनको कहेंगे कि देखें मैं आपके लिए सेल्स करके दूंगा, आप मेरे को टेली सेल्स पे लगा दीजिए और मैं सेल करके दूंगा, तो कोई रीज़न नहीं है कि वो कंपनी आपको हायर ना करे। क्योंकि बहुत सारी जो मैंने जैसे कहा कि टेली सेल्स या जैसी प्रोफाइल्स जो हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्टवेयर की जो थी ज़रूरत नहीं होती है। एक नंबर है जो एक ऑटो डायलर आपको डायल करके देगा, और आपने सिर्फ अपना प्रोडक्ट अच्छे से समझाना है कस्टमर। और अगर आप अच्छे से समझा पाते हैं प्रोडक्ट को, तो उसमें तो आपने कंप्यूटर के साथ तो बहुत ही लिमिटेड काम करना है, और कंपनी उससे खुश है क्योंकि उसको तो अपने टारगेट से मतलब है। उसको ये मतलब नहीं है कि आप स्क्रीन रीडर यूज करके उसको मीट कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। तो आई एम श्योर जब आप जाके समझाएंगे और ये बताएंगे कि मैं खुद से सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर पाऊंगा, और उनको बेशक आप ये कह दीजिए जाके, ये मैं लोकल कॉल सेंटर की बात कर रहा हूँ या लोकल कस्टमर सर्विस की बात कर रहा हूँ, कि मैं 5 दिन या 10 दिन आपको काम करके दिखाऊंगा। अगर उसके बाद आपको लगता है कि मैं कर पा रहा हूँ उसमें, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें दोनों को फायदा है, आपको भी पता लग जाएगा कि आप उस प्रोफाइल को हैंडल कर पाएंगे, और एम्प्लॉयर को भी पता लग जाएगा कि क्या उनकी नीड पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। एंड बिल्कुल पॉसिबल है। अगर सैलरीज की बात करें तो जैसे गवर्नमेंट जॉब्स की तो सब जानते ही हैं कि जो स्केल्स हैं पब्लिक हैं। प्राइवेट कंपनीज में क्या अच्छी अर्निंग हो जाती है?
कस्टमर सर्विस की इस फील्ड में? जैसे मैंने कहा ज्योति, देखें जो शुरुआत है आपकी वो डिपेंड करेगी अगेन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी अच्छी सैलरी मिले, एज इन 15 से 20 हज़ार रुपये तक भी मिल जाए। पर अगर आपके बहुत ही बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी कम मिले, से 10 या 12 हज़ार रुपया मिले। तो जहाँ की जो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं नंबर में, और आपको बहुत अप्लाई करके टेस्ट क्लियर करके उसके बाद आपकी कहीं जॉब लगती है, और वो भी काफ़ी वेटिंग, अगर कोई उसमें स्टे ना मिली तो लगती है। कॉल सेंटर और कस्टमर सर्विस में एक फ़ायदा ये है कि उससे कहीं कम मेहनत मार के आपकी जॉब इमीडिएटली आपको लग जाती है। और जहाँ तक ग्रोथ की बात है, जैसे हमने पहले बात की, हो सकता है आप 15 हज़ार रुपये पे शुरू करें, पर अगर आप अच्छा अपनी स्कोप दिखाते हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है। फिर आपको आपके इंक्रीमेंट लगने का और पे ग्रेड्स लगने का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप अगली प्रोफाइल पे जाते हैं तो एकदम से आपकी तनख्वाह उसी हिसाब से बढ़ती रहती है। तो वो वाली चीज़ है, हो सकता है शुरुआत कम पे हो, पर आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और जैसे मैंने पहले कहा फिर से कि अगर आप सेल्स में चले जाते हैं फिर तो पैसे के भूल ही जाइए, क्योंकि आपको फिर तो जितनी बड़ी चीज़ बेचेंगे उतने ज़्यादा कमाएंगे। सपोज आप कार की सेल्स में चले जाते हैं तो हर कार के कमीशन में आप सोच लीजिए आपको कितना मिलेगा। अगर आप 10 लाख रुपए की चीज़ बेचेंगे तो हो सकता है कि एक सेल पे आपको 20-50 हज़ार रुपया मिल जाए। ओके, क्योंकि बहुत बड़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है तो आपको उतना ही स्कोप बढ़ जाता है आपके लिए, और उतना ही ज्यादा आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। बस यही है कि आपको अपना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करना है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए अब प्राइवेट जॉब्स के लिए भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस शो से सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और उम्मीद है कि बहुत से ऐसे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जिससे कि वो इजीली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। मोस्ट वेलकम ज्योति, थैंक यू। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ, और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान, और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली jyoti@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय।